हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। लेकिन हाँ, मेरी इस चैनल पर बहुत लंबे वक्त के बाद वापसी हुई है और वजह साफ़ है, क्योंकि मेन चैनल पर ही जो प्रोजेक्ट होता है उस पर काम करने पर इतना टाइम लग जाता है कि इसके लिए टाइम मिलता ही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर जो वजह है इस चैनल पर ना आने की, बिज़ी स्केड्यूल है। फ़िलहाल कितना भी बिज़ी स्केड्यूल हो, हम टाइम टू टाइम इस पर भी आते रहेंगे और इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप लोग मेरे सेकेंडरी चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं आऊँ तो आप लोगों तक नोटिफ़िकेशन ज़रूर पहुँचे। और आज जब हम लोग आपस में मिल ही गए हैं, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है। दरअसल अभी जो टर्की में इलेक्शन हुए हैं, हम सभी लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से न्यूज़ पे उसको कवर किया है दिलचस्पी के साथ। 14 मई को हुआ था पहला, फिर दूसरे राउंड में पहुँचा 28 मई को हुआ और 28 मई के दिन रिज़ल्ट आया, रात में ही आना शुरू हो गया था, हमारे टाइम के अनुसार जो हमारे देश का टाइम है। और फ़िलहाल 29 मई आते-आते बिल्कुल तस्वीर साफ़ हो चुकी थी। मगर दोस्तों, आप में से जितने भी लोगों ने इस इलेक्शन को बहुत डीपली फ़ॉलो किया है, बहुत डीपली इसके बारे में पढ़ा है, तो शायद कुछ लोगों ने नोटिस किया हो कि जैसे ही इस इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था और ये बात क्लियर हो गई थी कि अब रजब तैयब अर्दोगान ही एक बार फिर से टर्की के अगले राष्ट्रपति होंगे, तो जीत पक्की होने के बाद वो पिछली कई बार की तरह इस बार भी एक कब्र पर पहुँचे थे। मतलब सबसे पहले अगर उन्होंने किसी चीज़ को विज़िट किया था, तो वो एक कब्र को विज़िट किया था, एक कब्र की ज़ियारत की थी। वहाँ पहुँचे थे दस्तूर के मुताबिक, उन्होंने फूल वग़ैरह मतलब कब्र पर चढ़ाए थे, जो चढ़ाए जाते हैं आमतौर पर कब्रों पर। तो हर जगह इस चीज़ की चर्चा थी कि भई रजब तैयब अर्दोगान जो है इस कब्र को और इस ख़ास मकबरे पर विज़िट करने के लिए पहुँचे हैं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर वो किस इंसान की कब्र है कि जिस पर रजब तैयब अर्दोगान न सिर्फ़ इस बार बल्कि जब भी जीतते हैं या कोई बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, तो सबसे पहले उसी जगह पर पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, जिस इंसान की वो कब्र है उसको रजब तैयब अर्दोगान खुद अपना हीरो मानते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि रजब तैयब अर्दोगान जिस इंसान को हीरो मान रहे हैं, ये वही इंसान है जिसको उसी देश में कि जिसके रजब तैयब अर्दोगान राष्ट्रपति हैं, यानी कि तुर्की देश में आज भी एक बड़े परसेंट यानी कि एक बड़ा रेशियो है लोगों का कि जो उस इंसान को बुरा समझता है। मतलब जिस इंसान की वो कब्र है, न सिर्फ बुरा समझता है बल्कि तुर्की की आज भी कई परसेंट पब्लिक है कि जो गद्दार समझती है उस इंसान को। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन इंसान है कि जिसको एक तरफ तो देश का राष्ट्रपति जो है रजब तैयब अर्दोगान वो हीरो मान रहे हैं और अपना आइडियल मान रहे हैं, मगर दूसरी तरफ उसी इंसान को देश की आज भी बहुत सारी पब्लिक गद्दार समझ रही है और बुरा समझ रही है। तो और बल्कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तो अब हुआ है कि कुछ ही परसेंट पब्लिक है जो गद्दार समझ रही है, वरना एक दौर ऐसा हुआ करता था आज से लगभग 40-50 साल पहले तक भी, बल्कि 30 साल पहले तक भी, कि जब इस इंसान को 20-30% या फिर 40% ही पब्लिक नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश ही गद्दार समझा करता था। सिर्फ़ कुछ लोग ही थे कि जो हिमायत करते रहते थे और उस इंसान की छवि को बचाने के लिए लड़ते रहते थे। मगर अब सवाल यही है कि आखिर वो इंसान है कौन? वो कब्र किसकी है? और क्यों रजब तैयब अर्दोगान उस इंसान को अपना हीरो मानते हैं और आइडियल मानते हैं? तो दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 100 साल पहले, जब दुनिया की बहुत सारी सल्तनतों की तरह सल्तनत उस्मानिया भी ख़त्म हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और जैसे-जैसे उस दौर में दुनिया के लोग आज़ादी पा रहे थे, तो तुर्की ने भी जब उन देशों से आज़ादी पाई जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने के बाद तुर्की के अलग-अलग हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था, तो तुर्की ने आज़ादी पाने के बाद डेमोक्रेसी को चुना, सेकुलरिज़्म को चुना, यानी कि धर्मनिरपेक्षता को। मगर हैरानी की बात ये थी कि जो टर्की का जो सेकुलरिज़्म था वो दुनिया के दूसरे देशों से बिल्कुल अलग था। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ भी सेकुलरिज़्म आया, बाद में डेमोक्रेसी आई। मगर हमारे जो लीडर थे उस दौर में, जवाहरलाल नेहरू वगैरह या गांधी जी वगैरह, जब उस दौर में लोग परेशान हुए कि भाई सेकुलरिज़्म का मतलब तो ये है कि हम अपने धर्म को छोड़ देंगे, हमें धर्म को फ़ॉलो करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया एक ऐसा देश था कि जहाँ पर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर इंसान अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है और बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता है, अपनी रूट के साथ जुड़ा रहता है। तो हमारे देश में भी यही हुआ था, लोग जब टेंशन में आ गए थे, तो हमारे लीडर्स ने ये बताया था कि हमारा सेकुलरिज़्म वैसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। हमारा सेकुलरिज़्म तो होगा हमारे देश में, मगर ऐसा सेकुलरिज़्म होगा कि जो हर धर्म को इजाज़त देगा कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म को फ़ॉलो करे। मगर टर्की का सेकुलरिज़्म बिल्कुल उल्टा था। वहाँ पर सेकुलरिज़्म को मेंटेन करने के लिए उस इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो रीति-रिवाज थे, जो कायदे-कानून थे, उन पर ही बैन लगाना शुरू कर दिया गया, उन पर ही पाबंदी लगाना शुरू कर दी गई, जिसको ऑलरेडी वहाँ की 95% से भी ज़्यादा आबादी फ़ॉलो किया करती थी और माना करती थी। क्योंकि 95% से ज़्यादा आबादी हमेशा से ही मुस्लिम रही वहाँ पर। अब उसी इस्लाम के खिलाफ जो है तरह-तरह की पाबंदियाँ लगाई गई। हिजाब पर बैन लगाया गया,
दीनी एजुकेशन थी उस पर पाबंदी लगाई गई। इसके अलावा मस्जिदों को बंद कर दिया गया जगह जगह पर। कुछ मस्जिदों को तो मतलब ऐसी चीज़ों में रिप्लेस कर दिया गया कि जिसके बारे में इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम, उन सब पर पाबंदी लगा दी गई। दाढ़ी और इस तरह की चीज़ों पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें मानी जाती हैं, उन सब पर पाबंदी लगा दी गई थी। इवन अरेबिक अज़ान देने पर भी पाबंदी थी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिलहाल वो सिस्टम चलता रहा और टर्की में जो है 1923 के बाद इतनी तेज़ी के साथ ये सारे बदलाव आए कि अगले 15 से 20 साल के अंदर ही पूरे टर्की की मानसिकता यानी कि सोच बदल चुकी थी। उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई थी वो पूरी तरीके से सेकुलर तो हो ही गई थी, साथ ही साथ वो कुछ एंटी मुस्लिम भी हो गई थी। मतलब एंटी मुस्लिम को ही वो लोग सेकुलरिज़्म समझने लगे थे। हालाँकि सेकुलरिज़्म एक दूसरी चीज़ है, एंटी मुस्लिम के बगैर भी सेकुलरिज़्म फ़ॉलो हो सकता है। लेकिन ये सिस्टम चलता रहा और उसके बाद एक दौर ऐसा आया 1950 तक कि जब हर इंसान को लगता था कि टर्की अब पूरी तरीके से बदल चुका है और टर्की उस तरफ वापस कभी भी नहीं आएगा कि जिस तरफ वो पहले हुआ करता था। मगर फिर 1950 में एक लीडर ने टर्की की गद्दी संभाली और इस इंसान का नाम था अदनान मेंदेरेस। अदनान मेंदेरेस प्रधानमंत्री बने टर्की की। टर्की के प्रधानमंत्री बनते ही शुरुआती दौर में इकोनॉमिकली भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया टर्की को और बहुत तरक्की की माली तौर पर टर्की ने। इसके अलावा इनकी बहुत सारी अलग-अलग पॉलिसीज़ थीं जो पिछले लीडर से काफ़ी अलग थीं। मगर अदनान मेंदेरेस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती थीं कि जिसकी वजह से अब वो लोगों के टारगेट पर आने लगे थे। दरअसल अदनान मेंदेरेस टर्की के इतिहास के यानी 100 साल के इतिहास के पहले इंसान थे कि जिन्होंने कमाल अतातुर्क की सोच को काउंटर करना शुरू किया, यानी उसको एक तरीके से चैलेंज करना शुरू किया। वो भी सेकुलर थे और हमेशा बातें करते थे कि मैं तो सेकुलरिज़्म को बचाने की कोशिश करता हूँ, सेकुलरिज़्म मेंटेन रहना चाहिए, डेमोक्रेसी रहना चाहिए। लेकिन वो साथ-साथ जो इस्लामिक तालीम थी और जो दीनी वैल्यूज़ थी, उनको भी लोगों को याद दिलाते थे कि ये दीनी वैल्यूज़ को हम नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। यही वजह थी कि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करना शुरू कर दिए थे। मस्जिदें कि जो बहुत टाइम से बंद पड़ी थीं, धीरे-धीरे उनको खुलवाना शुरू किया। हिजाब पर जो बैन था, उसमें ढील डालना शुरू कर दी। इसके अलावा जो मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशन थी, जो बहुत टाइम से बैन थी और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाती थी, अब उनको चैरिटी करने की इजाज़त दे दी। इसके अलावा भी जो ऑटोमन एम्पायर के जो मतलब ख़ानदान था, जिन ख़ानदान के लोगों को सल्तनत ख़त्म करने के बाद अलग-अलग इलाकों में भेज दिया गया था, मुल्क से बदर कर दिया गया था, अब उनको भी धीरे-धीरे उन्होंने बुलाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। दरअसल उस्मानिया ख़ानदान को जो टर्की में वापस बुलाने की कोशिशें शुरू हुई थी, वो इन्हीं के दौर से शुरू हुई थी, अदनान मेंदेरेस के दौर से। इसके अलावा भी जो अज़ान पर पाबंदी थी अरबिक ज़बान में, वो भी इन्होंने हटा दी थी और बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे। और धीरे-धीरे और तेज़ी के साथ ये इन चेंजेस की तरफ बढ़ रहे थे। मगर ज़ाहिर है, कमाल अतातुर्क की आइडियोलॉजी को ये तो एक तरीके से चैलेंज करना हो गया था। पूरे यूरोप में गदर था, पूरे टर्की के लोगों में भी गदर था कि भई ये तो सेकुलरिज़्म का ढाँचा ख़राब हो रहा है। ख़ास तौर से मिलिट्री के, जिसको काफ़ी पावर दी गई थी और जिसके पास ये अथॉरिटी थी कॉन्स्टिट्यूशनली कि अगर कोई भी नेता कभी भी टर्की का जो सेकुलरिज़्म का ढाँचा अगर उसको चैलेंज करने की कोशिश करे, तो वहाँ की जो आर्मी है वो उसको उखाड़ कर फेंक सकती है, यानी उसको ओवरटेक कर सकती है। और वही हुआ, जो उनके दुश्मन थे उन्होंने मौका पाकर 1960 के करीब में प्लानिंग की और फिर अचानक से तख्ता पलट कर दिया। हुकूमत का तख्ता पलट हुआ, अदनान मेंदेरेस को गद्दी से उठाकर सीधा जेल में डाला गया। कुछ टाइम तक उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चलाए गए, ख़ास तौर से जो इस चीज़ का केस चलाया गया कि भाई ये धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं और जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की का जो सेकुलरिज़्म ढाँचा है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्हीं सारे इल्ज़ामों में और इनके अलावा भी न जाने कौन-कौन से इल्ज़ाम लगाए गए, इनको मौत की सज़ा सुनाई गई और 1961 में ही इनको मौत की सज़ा दे भी दी गई और इस तरह से इन्होंने हमारी इस दुनिया को हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उसके अलावा एक लंबे वक़्त तक टर्की में जो है, जो आर्मी रूल था वो लगा रहा था और काफ़ी लंबे वक़्त तक जैसा टर्की था फिर से वैसा ही बना रहा और उसमें जो भी रिफ़ॉर्म्स किए भी थे उन्होंने अदनान मेंदेरेस ने, उनको धीरे-धीरे वापस कर दिया गया। फिलहाल फिर 1990 का जब दौर आया तो धीरे-धीरे फिर से वहाँ की डेमोक्रेसी में सुधार आना शुरू हुआ और उसी वक़्त ही ये रजब तैयब एर्दोग़ान है, ये भी उभर कर आना शुरू हुए और आप ये कह सकते हैं कि दरअसल जो अदनान मेंदेरेस अ, को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, उसके बाद जो एक माहौल बना था, जो अंदरूनी तौर पर उनके जो कुछ सपोर्टर थे, उन्हीं के ही माहौल से ये रजब तैयब एर्दोग़ान जैसे लीडर और उनकी पार्टी जो है उभरना शुरू हुई थी। लेकिन रजब तैयब एर्दोग़ान ने अदनान मेंदेरेस से हटकर भी कुछ पॉलिसीज़ अपनाई जिसकी वजह से वो जो धार्मिक लोग नहीं भी थे उनकी भी पसंद बनने लगे थे। और वाक़ई उन्होंने साबित भी किया क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिकली भी टर्की को बहुत बूस्ट दिया, इसके अलावा मिलिट्री के मामले में भी और बहुत सारी तरक्की करवाई शुरुआती दौर में। यही वजह थी कि वो एक के बाद इलेक्शन जीतते रहे और फिर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए, बल्कि टर्की के इतिहास के सबसे ताकतवर और सबसे असरदार नेता हो गए। और फिर उन्होंने वक़्त के साथ-साथ वो सारे चेंजेस किए कि जिनका ख्वाब किसी दौर में अदनान मेंदेरेस ने देखा था और वो उनको पूरा नहीं कर सके थे। और हमेशा से ही रजब तैयब एर्दोग़ान ने अदनान मेंदेरेस को अपना हीरो माना
और बार-बार ये कहते हैं, वो अपने सारे बयानात में कई बार ये देखा जाता है, वो कहते हैं कि दरअसल मैं जो है मैं अदनान मेंडरेस का जो हूँ एक तरीके से शागिर्द हूँ। ये मैं अपने अल्फाज़ों में बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि दरअसल मैं अदनान मेंडरेस के हाथ की वही चमक हूँ कि जो उनके दोस्तों के ज़रिए से और अगली नस्लों के ज़रिए से ट्रांसफ़र होते हुए मेरे पास तक आई है, और वही रोशनी है ये कि जो अभी तक टर्की की डेमोक्रेसी की हिफ़ाज़त करती है। और यही वजह है कि वो जब भी कोई बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, तो अदनान मेंडरेस की मज़ार पर यानी कि कब्र पर ज़रूर जाते हैं। और ये रजब तय्यिप अर्दोग़ान की आइडियोलॉजी और उनकी मेहनत का ही नतीजा आप कह सकते हैं कि वो अपना जिसको हीरो मानते हैं, तो ज़ाहिर है जब उसका असर पूरे टर्की पर है, तो आम लोग भी अब उसके हीरो को अपना हीरो मानेंगे। और धीरे-धीरे लोगों ने अब अदनान मेंडरेस को दूसरी नज़र से देखना शुरू किया है, और अब एक बड़ा आंकड़ा जो है 50% से ऊपर वो जो अदनान मेंडरेस है उनको अपना हीरो ही मानता है और आइडियल मानता है। बल्कि अब लंबे टाइम से ये डिमांड चल रही है कि उनको ऑफ़िशियली यानी सरकारी तौर पर एक शहीद का दर्जा दिया जाए, कि वो शहीद हुए थे, ना कि उनको कोई सज़ा दी गई थी गद्दार के तौर पर। फ़िलहाल आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनको गलत ही समझते हैं और गद्दार के तौर पर याद करते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक चेंजेज़ आई है, और अब उनके नाम पर काफ़ी इंस्टीट्यूट वगैरह भी खुल गए हैं अब तो टर्की में। तो इस वजह से कह सकते हैं कि काफ़ी असर हुआ है रजब तय्यिप अर्दोग़ान के इस कोशिशों का। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोग अभी भी अदनान मेंडरेस के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने मेन चैनल पर उनसे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।